हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी और आज एक बिल्कुल नई और बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक माँ की वो दर्द भरी दास्तान है जिसने अपने ही फैसलों की वजह से अपनी जिंदगी में इतना अंधेरा भर लिया कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक ऐसी बेटी जो अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है, एक ऐसी आत्मा जो बार बार एक ही सवाल पूछती रहती है, और एक ऐसा इंसान जो अपने आंसुओं के पीछे एक खतरनाक राज छुपाए बैठा है। यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं आज की इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मंजर से होती है जहां आग की लपटें आसमान को छू रही होती हैं। एक भयानक आग सुलगती हुई दिखाई जाती है। इस आग वाले दृश्य के ठीक बाद कैमरा सीधा निंग नाम की एक महिला पर आ जाता है। निंग अपनी छोटी बेटी निर्मला और अपनी बुजुर्ग माँ युति के साथ एक नए शहर की तरफ सफर कर रही होती है। उसके साथ है सुलेमान नाम का एक आदमी, जिसके सहारे उसने अपनी पूरी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला लिया था। निंग के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक बेहतर सुकून भरी जिंदगी जो उसे शायद अपने पुराने रिश्ते में नसीब नहीं हो पाई थी। रास्ते में जब सुलेमान एक एटीएम के अंदर पैसे निकालने के लिए जाता है तो उस छोटे से वक्फे में युति अपनी बेटी निंग से एक बेहद गंभीर सवाल पूछती है। क्या तुम सच में इस इंसान को लेकर श्योर हो? निंग बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में जवाब दे देती है, मानो उसने पहले से ही अपना मन बना लिया हो। मगर थोड़ी ही देर में सुलेमान वापस आता है और पता चलता है कि उसका एटीएम कार्ड काम ही नहीं कर रहा। और तो और वो उल्टा निंग से ही कुछ पैसे उधार ले लेता है। एक ऐसा इशारा जो आगे आने वाली मुसीबतों की पहली झलक दिखा देता है। कहानी अब कुछ महीने आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं एक तेज बहती नदी के किनारे, जहां सुलेमान निंग को लेकर आया हुआ है। इस वक्त तक निंग सुलेमान के साथ अपनी जिंदगी से बेहद नाखुश और थकी हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे यह बात साफ साफ समझ आ चुकी थी कि सुलेमान असल में एक धोखेबाज और फरेबी इंसान है। वो अलग अलग लोगों को झूठी स्कीमों का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठता और जब पैसे लौटाने की बारी आती तो चुपचाप गायब हो जाता। सुलेमान ने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से निंग, निर्मला और युति तीनों को बेहद ज्यादा मानसिक तकलीफ पहुंचाई थी। इस दिन वो उस तेज बहती नदी के पास ककुम कदुंग नाम का एक स्थानीय चावानीज रिचुअल करने के इरादे से पहुंचा था, जिसमें दो तेज बहती नदियों के संगम में डुबकी लगानी होती है। मान्यता है कि यह रिचुअल इंसान की जिंदगी में सौभाग्य और आशीर्वाद लेकर आता है। शुरुआत में निंग उसे यह रिचुअल करने से रोकने की कोशिश करती है, मगर सुलेमान गुस्से में आकर उसे मारने पीटने लगता है, जिसके बाद डर और मजबूरी में निंग को उसकी बात मानना ही पड़ता है। सुलेमान खुद को एक रस्सी से बांध लेता है और उसका दूसरा सिरा निंग के हाथ में थमा देता है, ताकि अगर वो पानी में बेहोश हो जाए या बहने लगे तो निंग उसे खींचकर बाहर निकाल सके। मगर निंग के दिल में सुलेमान के लिए जो नफरत और गुस्सा भर गया था वो इतना गहरा था कि जैसे ही सुलेमान पानी में डुबकी लगाता है, निंग बस उस पल का इंतजार करती रहती है और फिर धीरे से रस्सी को अपने हाथों से छोड़ देती है। पानी का बहाव इतना तेज था कि सुलेमान उसमें बहता चला जाता है और वापस कभी नहीं आता। 2 हफ्ते बाद की कहानी में हम देखते हैं कि निंग अपने रोजमर्रा के काम पर निकल चुकी थी और युति निर्मला को मिस्टर तत्सुया के पास छोड़ने जा रही होती है। तत्सुया वही व्यक्ति हैं जो बच्चों को ओरिगामी यानी जापानी कागज मोड़ने की कला सिखाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइन और आकृतियां कागज से बनाई जाती हैं। युति भी वहीं छोटे छोटे काम करके अपना खर्चा निकालती थी। निर्मला को इस कला में सबसे ज्यादा पसंद था क्रेन यानी पक्षी बनाना। इसी बीच निंग को बस चलाते हुए दिखाया जाता है, जहां पैसेंजर्स का इंतजार करते वक्त एक अनजान आदमी उसके पास आकर सुलेमान के बारे में पूछताछ करने लगता है, क्योंकि सुलेमान ने उससे भी काफी रकम उधार ली थी और बिना लौटाए ही गायब हो गया था। निंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो आदमी अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है।
तभी निंग के पैसेंजर्स भी आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाने की वजह से वो जल्दी से अपना काम खत्म कर अपनी स्कूटी से तत्सुया के घर निर्मला और युति को लेने पहुंचती है। उस वक्त युति रोती हुई निर्मला को गोद में लेकर जल्दी से स्कूटी पर बैठती है और निंग से जल्द घर चलने की गुजारिश करती है। निर्मला बार बार सिर्फ यही दोहरा रही होती है कि वो अब कभी तत्सुया के पास नहीं जाएगी, मगर निंग को इस बात की गहराई समझ में नहीं आती और वो घर की तरफ निकल पड़ती है। बारिश इतनी तेज और सड़कें इतनी फिसलन भरी हो जाती हैं कि निंग का ध्यान भटक जाता है और एक ढलान पर उसकी स्कूटी का बेहद भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक उस नदी के ऊपर जिसमें सुलेमान की मौत हुई थी। दिल दहला देने वाली बात यह है कि निर्मला सीधा उस तेज बहती नदी में जा गिरती है और युति भी पास ही में गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें युति की लाश मिलती है, जिसे देखकर निंग बेसुध होकर रोने लगती है, मगर निर्मला का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। ठीक उसी वक्त हम युति की आत्मा को नदी के किनारे खड़ा देखते हैं, जो बार बार एक ही जुमला बोल रही होती है, निंग, आर यू श्योर? अगले दिन की कहानी में हमारी मुलाकात होती है मिस तीर्था से, जो एक स्विमिंग टीचर हैं, मगर उनका स्वभाव बेहद सख्त और गुस्सैल है। वो उन बच्चों को सिखाने से साफ इनकार कर देती हैं जो जबरदस्ती तैराकी सीखने के लिए भेजे जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चे के माता पिता ने पूरे साल की फीस पहले ही जमा कर दी थी, मगर वो बच्चा पानी से बेहद डरा हुआ था। गुस्से में आकर तीर्था उस मासूम बच्चे को सीधा पूल में धकेल देती है। दूसरी तरफ निंग की पूरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। निर्मला की यादें उसे चैन से रहने नहीं देती थीं, जिसकी वजह से उसका काम में मन नहीं लगता और आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद सर्च टीम को निर्मला के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता, ना ही उसकी कोई बॉडी बरामद होती है। आखिरकार सर्च ऑपरेशन के हेड मिस्टर अदान निर्मला को मरा हुआ मानकर पूरी खोज को बंद कर देते हैं। निंग के लिए यह खबर बेहद तकलीफदेह थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी कि उसकी बेटी जिंदा है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों से अपनी बेटी के लिए दुआ करने की गुजारिश करने लगती है। इस दौरान उसके साथ कई अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं, मगर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। युति की आत्मा अब तक उसके घर में भी दाखिल हो चुकी होती है और वही एक सवाल हर बार दोहराती रहती है, आर यू श्योर? इसी बीच एक दिन तीर्था अपने स्विमिंग एकेडमी में नए बच्चों के एडमिशन फॉर्म्स की फोटोकॉपी कराने जाती है, जहां दुकानदार को निर्मला का पुराना फॉर्म दिखता है। वो तीर्था को बताता है कि निर्मला कई महीनों से लापता है और उसकी मां अब भी उसे ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। यह सुनकर तीर्था को वो दिन याद आ जाता है जब निर्मला पहली और आखिरी बार उसकी क्लास में आई थी। उस दिन उसके पास तैराकी का सही पहनावा भी नहीं था, फिर भी वो अपने सामान्य कपड़ों में ही तैरने की कोशिश कर रही थी। तीर्था ने तब भी उसे सिखाने का फैसला किया था। दूसरी तरफ निंग अपने घर में बैठी रोते रोते लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और लोगों से मदद की गुहार लगा रही होती है। इसी दौरान उसका कैमरा स्टैंड अपने आप हिलने लगता है और रिंग लाइट के पीछे उसे युति की आत्मा भी दिखाई देती है, जिससे डरकर वो नीचे गिर पड़ती है। उसी वक्त पास रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल जाती है, जिसमें तत्सुया की बेटी के कुछ पुराने कपड़े रखे होते हैं। इन्हें देखकर निंग उन्हें वापस लौटाने तत्सुया के घर पहुंचती है। पता चलता है कि तत्सुया असल में जापान से आए एक पर्यटन शोधकर्ता है। कपड़े लौटाने के बाद निंग उनसे काम के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके पास पैसों की भारी तंगी थी और घर का किराया भी बाकी था। तत्सुया उसे काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बीच तीर्था की एक और पहचान भी सामने आती है। वो रात में एक पॉडकास्ट भी होस्ट करती है, जिसमें वो जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों पर बातचीत करती है। हालांकि अभी उसका पॉडकास्ट इतना मशहूर नहीं हुआ था। जब उसे निर्मला के गायब होने की खबर मिलती है तो वो निंग को अपने पॉडकास्ट में बुलाने का प्लान बनाती है और इस आइडिया पर अपने दोस्त कस की राय लेती है। कस को यह आइडिया बेहद पसंद आता है, क्योंकि निर्मला की खबर ने लोगों के बीच काफी सनसनी फैला दी थी और शायद इसी वजह से तीर्था को भी काफी पॉपुलैरिटी मिल सकती थी। इसके बाद तीर्था चुपके चुपके निंग का पीछा करने लगती है, ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके।
निंग हर रोज उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती थी, इस उम्मीद में कि शायद निर्मला वहां मिल जाए, जिसे देखकर तीर्था को उसके लिए गहरी हमदर्दी होती है। एक दिन जब तीर्था सीधे निंग से बात करने उसके घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो हैरानी में घर के अंदर घुस जाती है और वहां रखी तस्वीरों की फोटो खींचने लगती है। तभी एक कमरे से अजीब आवाज आती है। जब वो उस कमरे में जाती है तो देखती है कि छत से पानी टपक रहा है, मगर अचानक वो पानी खून में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर तीर्था डरकर वहां से भाग खड़ी होती है। उस वक्त घर के अंदर खुद युति की आत्मा मौजूद होती है, जो ये जानना चाह रही थी कि आखिर ये तीर्था नाम की लड़की कौन है। दूसरी तरफ निंग तत्सुया के घर में होती है, जहां उसकी नजर तत्सुया की बेटी मियाको की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। पता चलता है कि मियाको सिर्फ 6 साल की उम्र में एक हादसे में जान खो बैठी थी, जिसके बाद तत्सुया ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और जापान छोड़कर सेंट्रल जावा यानी इंडोनेशिया आ बसे। असल में तत्सुया को बच्चों से बेहद लगाव था और मियाको की यादें उसे कभी भुलाए नहीं भूलती थीं। यही वजह थी कि वो अपने घर के दरवाजे हमेशा बच्चों के लिए खुले रखता और इसी कारण वो ओरिगामी जैसी जापानी कला बच्चों को सिखाता था, क्योंकि यही कला उसकी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी। तत्सुया बताता है कि निर्मला में उसे अपनी बेटी मियाको की छवि दिखती थी। वो निंग को यह भी समझाता है कि जापानी संस्कृति में 1000 क्रेन यानी कागज के पक्षी उम्मीद और आशा का प्रतीक माने जाते हैं, और क्योंकि निर्मला को भी क्रेन बनाना बहुत पसंद था, इसलिए निंग को भरोसा रखना चाहिए कि उसकी बेटी जिंदा है। यह सुनकर निंग के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है और वो तुरंत स्टेशनरी की दुकान जाकर कागज के ढेरों पैकेट खरीद लाती है, ये तय करते हुए कि वो 1000 क्रेन बनाकर उन्हें नदी में बहाएगी, इस आस में कि शायद उनमें से कोई एक क्रेन निर्मला तक पहुंच जाए। इसी दौरान तीर्था जब गस को निंग के घर में खींची हुई तस्वीरें दिखाती है तो गस उसमें सुलेमान को पहचान लेता है, वही शख्स जिसने उसके पिता के पैसे डुबो दिए थे और महीनों से लापता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बस में सवार जो आदमी निंग से पैसे मांगने आया था और जिसका बेटा उसे लेकर वापस गया था, वो शायद गस ही था। अब तीर्था और गस मिलकर निंग के घर जाते हैं, जहां निंग उन्हें बताती है कि वो तीर्था के पॉडकास्ट में आने के लिए तैयार है, बशर्ते तीर्था उसकी 1000 क्रेन बनाने में मदद करे। तीर्था सहमत हो जाती है और रात भर दोनों मिलकर क्रेन बनाती रहती हैं। इस दौरान क्रेन बनाते वक्त निंग के हाथ में चोट लग जाती है और तीर्था फुर्ती से मेडिकल बॉक्स उठाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। निंग को यह देखकर हैरानी होती है कि तीर्था को घर के मेडिकल बॉक्स की लोकेशन कैसे पता। असल में जब तीर्था पहली बार घर में दाखिल हुई थी तब सबसे पहले उसकी नज़र उसी मेडिकल बॉक्स पर पड़ी थी। सारी क्रेन बना लेने के बाद जब तीर्था सो रही होती है तभी अचानक निंग के सामने युति की आत्मा आ जाती है, जो उसे जकड़ने की कोशिश करती है। तभी तीर्था की नींद टूट जाती है और वो जल्दी से निंग को संभाल लेती है, मगर दोनों इसे सिर्फ पैनिक अटैक समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। अगले दिन निंग तीर्था के साथ जाकर सारी बनाई हुई क्रेन उस नदी में बहा देती है। ये वो पारंपरिक 1000 क्रेन नहीं है, बल्कि असली पक्षी जैसी आकृतियां हैं, जिन्हें तत्सुया भी कुछ दूर खड़े होकर देख रहा होता है। शाम को तीर्था निंग का इंटरव्यू लेने जाने वाली होती है। इससे पहले वो उसे तत्सुया के घर छोड़कर कस से मिलने चली जाती है। कस ने पहले भी पुलिस की मदद की थी एक और मिसिंग केस सुलझाने में, और शायद वो निर्मला को ढूंढने में भी मदद कर सकता था। तीर्था सोचती है कि वो इस बारे में निंग से बात करेगी। रात में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद तीर्था निंग को एक तांत्रिक मबा गोवा के पास ले जाती है, जिसका कहना है कि निर्मला को तभी वापस बुलाया जा सकता है जब निंग अपने पुराने पापों की माफी मांगकर उन्हें रिडीम यानी क्षमा याचना करे, और यही इस फिल्म का टाइटल भी है, द रिडेम्पशन ऑफ सिन। पाप का नाम सुनते ही निंग के दिमाग में सबसे पहले वो आग वाला सीन कौंध जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो बिना देर किए तीर्था के साथ तत्सुया के घर जाकर अपनी सैलरी लेती है और सीधा अपने पुराने गांव की तरफ निकल पड़ती है।
वहीं जहां उसने अपने पहले पति विचक को छोड़ा था, जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप था। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि विचक को बाइक रेसिंग का जुनून था, मगर इस शौक से घर का खर्चा नहीं चल पाता था। फिर भी विचक सिर्फ अपनी बाइक पर ही ध्यान देता रहा। इस वजह से तंग आकर निंग ने उसे और उसकी बीमार मां को छोड़ दिया और युति निर्मला को लेकर सुलेमान के साथ जाने का फैसला कर लिया। यही वो दृश्य था जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। निंग ने सिर्फ पैसों की चाह में अपने पति विचक को छोड़ा था, मगर अफसोस की बात यह रही कि सुलेमान उससे भी ज्यादा बेकार और धोखेबाज निकला। विचक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर निंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से निकल जाती है। उसके जाने के ठीक बाद अनजाने में विचक की बाइक और उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो बुरी तरह झुलस जाता है। इस हादसे में वो किसी तरह बच तो जाता है, मगर उसका पूरा शरीर बेहद बुरी तरह जल जाता है। निंग अब उससे माफी मांगने हॉस्पिटल पहुंचती है, क्योंकि उस हादसे की असली वजह वही थी। वहां पहुंचने पर उसे यह दर्दनाक खबर मिलती है कि विचक उस दिन के बाद कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था। निंग रोते हुए उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है और दिल से माफी मांगती है। तीर्था इस पूरी घटना को खिड़की के बाहर से कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। विचक उसे माफ कर देता है, मगर वो चाहता है कि निंग खुद उसे मार दे ताकि उसकी तकलीफ का अंत हो जाए। निंग अपने पाप का प्रायश्चित करने के इरादे से ऐसा करने ही वाली होती है, मगर आखिरी पल में रुक जाती है। पर अब तक विचक पूरी तरह से हार मान चुका होता है। वो बिस्तर से नीचे आता है और बिस्तर में लगी एक कील पर अपना सिर इतनी तेजी से मारता है कि वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। निंग और तीर्था दोनों इस भयानक मंजर को देखकर सहम जाती हैं। सेंट्रल जावा वापस आने के बाद निंग तीर्था से बात करना बंद कर देती है और उससे घर लौटने के लिए कहती है। वो खुद को सामान्य बनाने की कोशिश करती है और फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है, जिसमें वो मेकअप टिप्स बताने लगती है। मगर मॉइस्चराइजर लगाते वक्त अचानक रिंग लाइट के पीछे से विचक का हाथ निकलता है और उसका गला जकड़ लेता है। मतलब अब विचक की आत्मा भी निंग के घर में दाखिल हो चुकी होती है। बेहद डरी हुई निंग तत्सुया के घर भागकर पहुंचती है, जो उस वक्त अपने प्रेयर रूम में होता है। वो निंग को अपने ही कमरे में सोने की इजाजत दे देता है और खुद वापस प्रेयर रूम में चला जाता है। रात को सोते वक्त निंग को बार बार निर्मला के विजन दिखाई देते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे दरवाजे के बाहर निर्मला खड़ी है, मगर दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं होता। उसी रात नदी में एक डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई नजर आती है। अगले दिन मियाको की बर्थडे होती है और कुछ पुरानी क्लिप्स देखने के बाद तत्सुया निंग को बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने के लिए कहता है, मगर तभी तीर्था वहां पहुंचती है और बताती है कि नदी के पास एक बॉडी मिली है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी निर्मला की नहीं बल्कि सुलेमान की है। मब्बा गोवा बताता है कि निंग ने अपने एक पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सुलेमान को जाने देना, यानी वही पल जब उसने रस्सी छोड़ी थी। निंग पलटकर जवाब देती है कि अगर वो उसे नहीं छोड़ती तो वो खुद भी पानी में डूब जाती। मब्बा गोवा आगे बताता है कि सुलेमान की आत्मा ने ही निर्मला को कैद कर रखा है और इसके लिए नदी को शुद्ध करने यानी रिवर प्यूरिफिकेशन की रिचुअल करनी होगी। इस रिचुअल के लिए एक काले नर बकरे के सिर और तुमपेंग राइस की जरूरत होती है, जिसका इंतजाम गस करता है। इसके बाद तीर्था और निंग जब तत्सुया के घर पहुंचते हैं तो तत्सुया एक चौंकाने वाली बात बताता है कि तीर्था पहले भी निर्मला से मिल चुकी है। यह सुनते ही निंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तीर्था ने अब तक ये बात उससे छुपाई थी। उसे लगता है कि तीर्था सिर्फ अपने चैनल और पॉडकास्ट को बढ़ाने के लिए उसका फायदा उठा रही थी और गुस्से में वो उसे अपने घर से निकाल देती है। तत्सुया तब खुलासा करता है कि असल में वो खुद ही निर्मला को तीर्था की स्विमिंग क्लास में लेकर गया था, क्योंकि वो उसमें अपनी मियाको की झलक देखता था और निर्मला तैरना सीखना चाहती थी। तीर्था को अपनी इस गलती का बहुत बुरा महसूस होता है और वो नदी के पास गस से मिलने जाती है। गस उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रिवर प्यूरिफिकेशन की रिचुअल अब शुरू होने वाली होती है। निंग आकर गस को रिचुअल के लिए पैसे देती है
और गस उसे घर जाकर इंतजार करने के लिए कहता है। निंग वहां से चली जाती है और मबागोवा गांव वालों के साथ रिचुअल शुरू कर देता है। तत्सुया भी कुछ दूर से यह सब देख रहा होता है, मगर बीच में ही वहां से चला जाता है। रिचुअल पूरा होने के बाद सब निर्मला को ढूंढने निकलते हैं, मगर उन्हें सिर्फ उसकी ड्रेस मिलती है। यह देखकर निंग पूरी तरह से सहम जाती है और घर लौटकर झार झर रोने लगती है। उसकी हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसके सामने युति और विचक की आत्माएं फिर से आती हैं, जिनसे अब वो डरती नहीं बल्कि पूछने की कोशिश करती है कि क्या निर्मला उनके साथ है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हताशा में निंग पास पड़े कांच के टुकड़े से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर वो कांच का टुकड़ा अचानक एक लकड़ी की क्रेन में बदल जाता है, वही क्रेन जो उसने खुद बनाई थी। दूसरी तरफ तीर्था, जो निंग की मदद करना चाहती थी, अचानक उसे कुछ याद आता है और वो तत्सुया के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगती है। तब उसे एक चौंका देने वाली सच्चाई पता चलती है। तत्सुया की पत्नी और बेटी की मौत किसी हादसे में नहीं बल्कि खुद तत्सुया द्वारा करवाई गई थी। यानी जो बात तत्सुया अब तक सबको बताता रहा था कि उसने अपनी पत्नी से तलाक लिया, वो पूरी तरह झूठ थी। ये जानकर तीर्था तुरंत गस के पास जाती है ताकि वे दोनों मिलकर निंग को सच बता सकें। मगर जब वो गस के घर पहुंचती है तो वहां गस के पिता मौजूद होते हैं और उनकी बातों से तीर्था को पता चलता है कि असली सच कुछ और ही था। उन्होंने सुलेमान को दिए हुए पैसे वापस पाने के लिए निंग को रिचुअल के नाम पर धोखा दिया था, उसे लूटा था। मबागोवा कोई असली तांत्रिक नहीं था बल्कि गस का चाचा था। यह जानकर तीर्था गुस्से से उबल पड़ती है और समझ जाती है कि शुरू से ही यह रिवर प्यूरिफिकेशन रिचुअल एक धोखा था। गस, उसके पिता और उनके चाचा को खरी खरी सुनाकर वो वहां से अकेले निंग के घर की तरफ निकल पड़ती है। जब वो निंग के घर पहुंचती है तो निंग वहां नहीं मिलती, मगर घर के बाहर से उसे विचक की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर तीर्था बेहद डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि निंग शायद इस वक्त तत्सुया के घर पर ही होगी। इसी बीच निंग तत्सुया से उस दिन की पूरी सच्चाई पूछने की कोशिश करती है। जब एक्सीडेंट हुआ था उस दिन निर्मला युति से क्यों कह रही थी कि वो दोबारा तत्सुया के पास नहीं जाएगी, और वो दोनों इतना क्यों रो रही थी, और निर्मला ये क्यों कह रही थी कि तत्सुया ने उसे चोट पहुंचाई है। सुया शुरुआत में बात को घुमाने की कोशिश करता है, मगर आखिर में सिर्फ इतना बताता है कि निर्मला उस दिन सीढ़ियों से गिर गई थी और शायद वही बात कह रही होगी। निंग को यह जवाब कुछ अधूरा और संदिग्ध लगता है और वो पूरी सच्चाई जानने की जिद करती है। तब तत्सुया कबूल करता है कि निर्मला उसकी बेटी मियाको की तरह ही दिखती थी। मियाको बेहद शरारती बच्ची थी और तत्सुया को शरारती बच्चे पसंद नहीं थे। गुस्से में उसने खुद अपनी बेटी मियाको की जान ले ली थी, मगर जब उसने निर्मला को देखा तो उसे मियाको की याद ताजा हो गई। उस दिन तत्सुया ने निर्मला के लिए खास तौर पर एक ड्रेस खरीदी थी और जब निर्मला ने वो ड्रेस पहनी तो वो बिल्कुल मियाको जैसी लगने लगी। भावनाओं में बहकर तत्सुया ने उसे गले लगा लिया, जिससे निर्मला डर गई और भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर पड़ी। युति तब तक नीचे पहुंच चुकी थी और उसे लगा कि तत्सुया कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो निर्मला को लेकर भागते हुए घर से बाहर निकल गई। तत्सुया के पहुंचने से पहले ही निंग दोनों को स्कूटी पर लेकर वहां से निकल गई, जिसके बाद तत्सुया ने अपनी कार से उनका पीछा किया। एक्सीडेंट होने के बाद उसने मौका पाकर निर्मला को ढूंढ लिया और तभी से वो उसी प्रेयर रूम में बंद कैद है आज भी। जिस रात निंग तत्सुया के घर रुकने आई थी, तब तत्सुया ने इसी सच्चाई को छुपाने के लिए खुद को प्रेयर रूम में बंद कर लिया था। उस दौरान निर्मला किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई थी और सोते वक्त निंग के दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, मगर तत्सुया ने सही समय पर उसे फिर से पकड़ लिया। रिचुअल वाले दिन भी जानबूझकर तत्सुया ने निर्मला की ड्रेस नदी के पास छोड़ी थी ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो लौटकर कभी नहीं आएगी। जब निंग को यह पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से और बेबसी में तत्सुया से निर्मला को वापस मांगती है, मगर तत्सुया उसे बेहोश करके एक कुर्सी से बांध देता है। तभी तीर्था भी वहां पहुंच जाती है और तत्सुया पर हमला करके निंग को आजाद करने की कोशिश करती है, मगर तत्सुया उसे भी बेहद बुरी तरह से पीट देता है।
असल में वो एक खतरनाक मनोरोगी इंसान निकलता है जो सिर्फ अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाना चाहता है, जिसकी झलक उसे निर्मला में दिखती थी। तत्सुया निर्मला को वहां ले आता है, जो बेहद डरी सहमी हालत में होती है। वो निंग से जबरदस्ती एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लेता है, जिस पर लिखा होता है कि निर्मला की कस्टडी अब से तत्सुया के पास रहेगी और यह सब निंग अपनी मर्जी से कर रही है। इसके बाद वो निंग को जान से मारने ही वाला होता है कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और युति की आत्मा वहां आकर निंग को बचा लेती है। इस अनोखी आत्मिक शक्ति को देखकर तत्सुया बेहद डर जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इस मौके का फायदा उठाकर निंग खुद को आजाद कर लेती है, जिसे देखकर तत्सुया निर्मला को उठाकर सीधा नदी की तरफ भागने लगता है। निंग उसका पीछा करती है और निर्मला को बचाने की कोशिश करती है। वो निर्मला को तो आजाद करवा लेती है, मगर खुद धोखे से तत्सुया के साथ पानी में जा गिरती है। पानी का तेज बहाव उसे भी बहाने लगता है और लगता है कि वो भी बच नहीं पाएगी, मगर किस्मत से वो एक पत्थर को मजबूती से पकड़ लेती है और बाहर निकल आती है। तत्सुया हालांकि पानी के तेज प्रेशर में बह जाता है, यानी अब तक जो भी बातें मबागोवा ने निंग को बताई थीं कि उसने इतने सारे पाप किए हैं और इसी वजह से निर्मला उसके साथ नहीं है, वो सारी बातें झूठी थीं। निंग ने कोई पाप नहीं किया था। उसने तो बस अपने और अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी, सर्वाइवल के लिए लड़ी थी। जरा सोचिए, अगर कोई पति बिल्कुल पैसे नहीं कमाता, सिर्फ अपनी बाइक पर ध्यान देता है, अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं करता, तो ऐसी हालत में कोई भी महिला और क्या कर सकती है। सुलेमान के साथ जाने का फैसला भी उसने इसलिए लिया था कि शायद उसे एक बेहतर जिंदगी मिल जाए, मगर उसने भी उसे धोखा दे दिया। इस मामले में निंग वाकई बहुत बदकिस्मत रही और साथ ही युति की मौत भी बेहद गलत और दुखद घटना थी। अगले दिन की खबरों में बताया जाता है कि सुलेमान की मौत के मामले में निंग को 5 महीनों के लिए महिला सुधार गृह भेज दिया गया, क्योंकि उसने तांत्रिक के सामने अपने सारे राज खुद उजागर कर दिए थे। यह भी मुमकिन है कि सुलेमान ने और भी कई लोगों को धोखा दिया हो और निंग को उन सब बातों की जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने उसे सुधार गृह भेज दिया। इन 5 महीनों के दौरान तीर्था बड़े प्यार और जिम्मेदारी से निर्मला की देखभाल करती है, यानी जो भी उसने किया था उसके पीछे बुरी नीयत नहीं थी। हो सकता है कि वो अपने चैनल और पॉडकास्ट को बढ़ाना चाहती थी, मगर असल में वो निंग की दिल से मदद भी करना चाहती थी, जो उसने आखिर में साबित भी कर दिया। 5 महीने बाद हम देखते हैं कि निर्मला तीर्था के साथ बेहद खुश है और निंग भी वापस आ चुकी है। उस सर्च ऑपरेशन का सीनियर अफसर अदान निंग से मिलने आता है और उसे शादी का प्रस्ताव भी देता है, मगर निंग इतना कुछ सहन कर चुकी थी कि अब रिश्तों और शादी पर उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। वो उसका ऑफर ठुकरा देती है और तीर्था और निर्मला के साथ अपनी नई सुकून भरी जिंदगी की तरफ बढ़ जाती है और यहीं पर यह कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यह थी द रिडेम्पशन ऑफ सिन फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह इंडोनेशियन हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। यह फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि इमोशंस से भी भरी हुई है और हमें कई गहरी बातें भी सिखाती है। सबसे पहली ये कि हमें कभी किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन तथाकथित तांत्रिकों और बाबाओं पर जो खुद को आध्यात्मिक शक्तियों का मालिक बताते हैं, क्योंकि देखा जाए तो निंग ने सिर्फ दबाव और डर में आकर अपने सारे राज खोल दिए थे और इसी कमजोरी का दूसरों ने फायदा उठाया। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह निष्पाप नहीं होता, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। हर किसी से कभी ना कभी कोई गलती हो ही जाती है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में अपने दिमाग और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निंग ने डर के मारे ही बिना सोचे समझे मबागोवा के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर ली थी और बाद में इसी बात का दुरुपयोग किया गया।
तत्सुया भी इस मौके का फायदा उठा रहा था। उसने सोचा कि निर्मला की ड्रेस नदी में फेंक देने से सब यही मान लेंगे कि रिचुअल असली था और उसकी बेटी निर्मला कभी वापस नहीं आएगी, जबकि असलियत में वो उसे अपने पास ही महीनों से कैद रखे हुए था। और अगर तीर्था शुरुआत में ही निंग को सच बता देती कि उसने निर्मला को स्विमिंग क्लास में देखा था, तो शायद यह पूरा मामला बहुत पहले ही सुलझ जाता। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि युति की आत्मा बार बार जो सवाल पूछ रही थी, आर यू श्योर निंग, वो शायद इस बात की तरफ भी इशारा था कि शुरुआत में जब निंग ने विचक को छोड़ा था तब भी युति ने उससे यही सवाल पूछा था, और जब वो सुलेमान के साथ जा रही थी तब भी यही सवाल दोहराया गया था। शायद युति की आत्मा यही जताना चाहती थी कि निंग हर बार जो भी फैसला लेती है वो गलत साबित हो जाता है, इसलिए उसे अपनी हर बात पर दोबारा गहराई से सोचना चाहिए। यानी जब निर्मला गायब हुई और कहीं नहीं मिल रही थी, तो शायद युति यही कहना चाह रही थी कि वो एक बार फिर से नए सिरे से इस बारे में सोचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको दिल से पसंद आई होगी। ये फिल्म वाकई बेहद इंटरेस्टिंग है, इमोशनल भी है और हॉरर के मामले में भी एकदम कमाल की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस किरदार से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक लव डेड पोएट्री वाली फिल्म नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिए, वो भी आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक, एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ जो आपको आखिर तक अपनी सीट से बांधे रखेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में।